मेरा 15 साल का देवर हर रात अपने तकिए को टांगों के बीच में दबाकर सोता था। एक दिन अचानक जब मैंने उसका वह तकिया खींच लिया तो उसके बाद उसमें से जो चीज निकल कर आई उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा नाम रचना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हमने बचपन से ही गरीबी को झेला है। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। मेरे पिता ने मेरी शादी का जिम्मा जब से उठाया तब से वह बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी उन्होंने मेरी शादी के लिए बात की वहाँ पर लड़के वालों की डिमांड बहुत ही ऊंची ऊंची है, जो कि पूरी कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए थक हार कर अब उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे घर में की है जहाँ उन्होंने सिर्फ रुपया पैसा ही देखा है और कुछ नहीं। मेरे माँ बाप को लगता है कि अगर मैं एक अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो फिर वहां पर मैं राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो नंद है ना ही सास ससुर का कोई झंझट है। लेकिन अगर मेरी सोच के हिसाब से देखें तो सास ससुर अगर अपनी बहू को समझने वालों में से हों तो वह उसके माता पिता की तरह ही होते हैं। और जो बहुएं अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं समझती वह बहुत गलत करती हैं। मेरा तो शुरू से मन यही था कि मेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां भरा पूरा परिवार हो। लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में ही नहीं था। पर उल्टा इधर मेरे माँ बाप इस बात पर बहुत खुश थे। कहते थे कि लड़का अमीर है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। कहने को लड़का तो क्या, वह तो एक 40 साल का आदमी था जिसका एक भाई था। उनका नाम राघव सिंघानिया था। वह शादी नहीं कर रहे थे बल्कि अपने 15 साल के भाई के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहे थे। लेकिन मेरे माँ बाप इन सब बातों को कहाँ समझ रहे थे। उन्होंने तो बस उनका बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी उस घर में तय कर दी। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी को उस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं और यही सब कुछ करने के लिए मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी उस घर में तय करवा दी और मैंने भी अपने माता पिता की पसंद के मुताबिक ही शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अच्छी बेटियां कभी भी इनकार नहीं करती। मैंने तो अपने माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूंढ लिया था। उसके बाद मेरी शादी का दिन आ गया। उस दिन ना तो कोई धूम धड़ाका था ना कोई ढोल बाजा, क्योंकि सिंघानिया साहब की ये डिमांड थी कि हमारी शादी बहुत ही सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह अपनी पहली बीवी के गम से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 14 साल पहले ही हो गई थी। सिंघानिया साहब की बीवी बनकर जब मैं उस हवेली में गई तो वहां पर मैंने देखा कि वहां तो सन्नाटे का राज था। बड़ी ही अजीब सी शादी हुई थी मेरी। ना तो मुझे कोई नंद लेने आई और ना ही कोई सास थी जो मेरे सिर पर हाथ फेरती। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा एहसास होता है। ऐसे रिश्तों की मंजिल हमेशा बेहतर होती है। वह शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं सिंघानिया साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर पहुंच गई थी। लेकिन वह इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप कर दिया और कहने लगे कि जाओ, तुम अंदर चली जाओ, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। जब तुम दरवाजा खोलोगी तो पारुल तुम्हें अंदर ले जाएगी। मैंने पूछा, ये पारुल कौन है? मैंने बहुत ही धीमी आवाज से पूछा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था उस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा कि वह हमारे घर की नौकरानी है। इस बात को उन्होंने बड़े ही घमंड भरे अंदाज में कहा और अपनी बड़ी सी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। मैं उन्हें देखती ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसका हुस्न कयामत ढा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे के लिए घबरा गई थी। उस लड़की को मैं एकटक देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं यही सोचने लगी कि अगर इतना कातिलाना हुस्न सिंघानिया साहब के घर में पहले से ही मौजूद था तो उनको मुझसे शादी करने की आखिर जरूरत ही क्या थी।
लेकिन शायद मर्द बीवियां खानदानी और महबूबा खूबसूरत ही ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फायदा ही नहीं था। मुझे तो ये औरत अपनी आंखों से ही बड़ी ही तेज और चालाक लगती थी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डर से घुटी हुई चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। उस घर में शुरू से ही ऐसे ऐसे वाक़ये होने लगे थे जिनसे मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ये सब सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। जब पारुल ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान जा रहा है, तो उसने मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे पारुल हर सूरत में मुझसे छुपाना चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से उन सब चीखों को नज़रअंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसकी सारी बातें माननी तो थी, क्योंकि उस घर में मेरा ये पहला दिन था। वह मुझे एक कमरे के अंदर लेकर गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बिठा दिया और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। वह जब दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज हो गई थी। मैं सोचने लगी, ये तो बड़ा ही अजीब घर है। एक तो पहले से ही इतना सन्नाटा था, अब ऊपर से ये खतरनाक चीखने की आवाज़। मैं अपने पति राघव का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज चुके थे। बैठे बैठे मेरी पूरी कमर अकड़ चुकी थी, मगर राघव नहीं आए। 1 बजे के आसपास जब मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और राघव अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर तो हो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में कोई भी अरमान नहीं थे, क्योंकि ये तो अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ बाप की खातिर ही इस रिश्ते को निभाना था। राघव मेरे करीब आकर बैठ गए। मैं जब उनकी तरफ देखने लगी तो मुझे उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद उन्होंने भी इस उम्र में ये शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि तभी वह मुझे अचानक बोले, रचना, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठे वादे करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफरत करूँगा, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। मैंने ये शादी अपने भाई के लिए ही की है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने काम में मशरूफ़ ही रहता हूँ और अपने भाई का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। मेरा भाई अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से संभाल लोगी। मैंने राघव से कहा, जी क्यों नहीं, आपका भाई मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। रचना, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा भाई अजीब सी आदतों को पाले हुए है। जब देखो तब अपने कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस पारुल ही रखती है। पारुल हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन एक नौकरानी पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने भाई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालना चाहता हूँ। राघव इतनी बात करने के बाद बिल्कुल चुप हो गए। मेरे दिमाग में पारुल का चेहरा घूमने लगा, क्योंकि पारुल इस घर की नौकरानी कहीं से भी नहीं लगती थी। उसके तो तेज तर्रार लहजे से ऐसा लगता था जैसे वह इस घर की मालकिन है। लेकिन मैंने ये बात राघव से नहीं कही, क्योंकि मुझे घर में आते ही वहाँ के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगा। मैं उस वक्त चुप रही। मैंने सोच लिया कि मैं राघव के भाई का ख्याल ज़रूर रखूंगी। वह उसे बेपनाह प्यार करते थे और उनकी मोहब्बत पाने का शायद मेरे लिए तरीका भी यही था कि मैं उनके भाई का ख्याल रखती। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। सुबह के समय भी पूरे घर में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं अपने बेड से उठकर ठीक से बैठ भी नहीं पाई कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक हुई, जिसने पूछा कि मैं आ जाऊं। मैंने कहा, आ जाओ। मेरे कहते ही पारुल कमरे के अंदर हाजिर हुई। पारुल के चेहरे पर नागवारी के आसार छाए हुए थे। वह मुझसे कहने लगी, मैडम जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या फिर मेज़ पर लगा दूं? मैंने कहा, मेज़ पर लगा दो। मैं उससे राघव के भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह सो रहे हैं
और जब सोकर उठ जाते हैं तो उन्हें मैं खुद ही नाश्ता करवाती हूँ। ये कहते हुए पारुल के लहजे में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वह राघव के भाई से मुझे दूर रखना चाहती हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी बहुत देर बाद मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाकर निकली तो मुझे किसी के बहुत ऊंचे लहजे में बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक एकदम से वह आवाज़ें ही आना बंद हो गईं। शायद पारुल ही किसी से बातें कर रही थी। किचन से आवाज़ें आ रही थी तो मैं वहीं पहुंच गई। वहां पर एक लड़का खड़ा था। पारुल उस बच्चे पर हुक्म चला रही थी। मैंने जब उस लड़के की हालत देखी तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। लड़का बड़ा ही लाचार सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम ऋतिक है। उसने मुझे डरते डरते जवाब दिया, जैसे कि मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा, ऋतिक बेटे, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने उससे कोई बहुत ही अजीब बात कह दी हो। फिर वह बोला, क्या आप सच में मेरा ख्याल रखेंगी? उसने हैरानी भरी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वह सच में बहुत ही मासूम सा बच्चा था। पारुल के ना चाहने के बाद भी हम दोनों ने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। जब वह मेरे साथ बातें कर रहा था तो वह काफ़ी हल्का फुल्का नज़र आ रहा था, लेकिन ऋतिक से थोड़ी बहुत बात करके मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं पारुल का हाथ ज़रूर है। लेकिन वह औरत इतनी तेज़ है कि कभी पकड़ी नहीं जाती थी। लेकिन अब मुझे इस बात का राज जानना ही था, इसलिए मैंने धीरे धीरे ऋतिक के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ये देखा था कि मेरे उसके कमरे में जाते ही वह दौड़कर बेड के पीछे तकिया लेकर छुप जाता था, जैसे बेड के पीछे कोई खजाना छुपा हुआ है। ये बात मैंने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार ही नोटिस की थी। इसीलिए मैं समझ गई थी कि ऋतिक के पास ज़रूर ऐसा कोई राज है जो वह मुझे बताना नहीं चाहता। खैर, अब मैं पारुल और ऋतिक दोनों पर नज़र रखने लगी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तह तक जाऊं और जो सच है उसे साबित कर सकूं, ताकि मैं राघव सिंघानिया के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। धीरे धीरे मेरे दिन उस घर में जैसे बीत रहे थे, मुझे ये समझ आ गया था कि पारुल का रवैया मेरे साथ सख्त होता जा रहा था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं ऋतिक के ज़्यादातर सामने ही रहूं और वह भी मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं और स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने ये भी देखा था कि मेरे आने से ऋतिक अब थोड़ा सा हिला मिला रहता था। वह पहले की तरह थका नहीं लगता था। कुछ ही दिन बाद मैं अपने मायके गई। वहाँ से 2-3 दिन के बाद जब मैं वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि ऋतिक का चेहरा पहले से भी ज़्यादा उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि क्या बात है, मगर उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सफ़र की वजह से उस वक्त मैं थकी हुई थी, इसलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो मुझे बाहर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं दिखी। बाहर अजीब सा सन्नाटा पसर रहा था और इसलिए मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास होने लगा। मैं फौरन ऋतिक के कमरे की तरफ गई, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई और गुस्सा भी आने लगा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक 15 साल के बच्चे का अंदर से अपना कमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सभी तरफ बहुत ध्यान से देखा तो ऋतिक के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से उसके कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था और उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब ऋतिक के सामने पारुल खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही थी और ऋतिक डर के मारे तकिए को दबाए पास ही बैठा हुआ था। पारुल की आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी, लेकिन पारुल के तेवर बता रहे थे कि वह ऋतिक से सख्त गुस्सा है। ऋतिक उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे ऋतिक पर भी गुस्सा आ रहा था
कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने इस कदर मजबूर क्यों है। मैंने गुस्से में ही उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। पारुल ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, जबकि ऋतिक उस वक्त बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफी परेशानी वाली लग रही थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पारुल को गुस्से की नज़र से देखा और वहां से दफा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं ऋतिक के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। वह परेशान नजर आ रहा था। उस वक्त ऋतिक का दूसरा हाथ उस तकिए पर था और वह अपने उस तकिए को मुझसे छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। ये देखकर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए में ऐसा क्या है जो ऋतिक उस तकिया के पास किसी को भटकने भी नहीं देता है। मैंने उससे कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वह तो जैसे तकिया के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक ही मैंने उसके हाथ से तकिए को खींच लिया। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि तकिया के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान रखा हुआ था और उसके साथ ही एक दुपट्टा भी था। ऋतिक ये सब देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उससे कहा, ये क्या है बेटा, ये तुम्हें किसने दिया? मैंने भी घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा, भाभी, ये चीजें मुझे पारुल ने लाकर दी हैं। मैंने कहा, क्यों? वह तुम्हें ये चीजें लाकर क्यों देती है? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन ऋतिक के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे पारुल पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बेहुदी हरकत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं ऋतिक को वहीं छोड़कर भागती हुई पारुल के क्वार्टर में गई, मगर वह वहां मौजूद ही नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, आखिर वह कहाँ जा सकती है? आना तो उसे यही है, इसलिए मैं उसका इंतजार करने लगी। पारुल की हरकत से मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर कोई घिनौना खेल खेल सकती है। मैं अगर पहले ही उसकी हकीकत के बारे में जान जाती तो उसे बहुत नफरत करती। शाम को जब राघव घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ पारुल भी घर के अंदर आई। राघव के होते हुए मैं पारुल से कोई बातचीत नहीं कर सकी। पारुल भी मेरी इस आदत को जान गई थी कि मैं दूसरों के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती थी, हमेशा चुप ही रहती थी। और वह अब ये भी जान चुकी थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। इस वजह से वह ज़्यादातर अपने क्वार्टर में ही रहती थी। ऋतिक भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया। अब मुझे उसकी अच्छे से परवरिश करनी थी। मैं उसको अपने साथ ही खिलाती पिलाती, उससे ढेर सारी बातें करती थी। राघव भी ये सब देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मुझे ये भी जानना था कि पारुल ये सब क्यों कर रही थी और मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रही थी। और फिर एक दिन उसने मुझे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ी और उसने मुझे जो भी कुछ बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। पारुल ने बताया कि वह 2 बहनें और एक भाई थे। भाई ने अपनी मर्जी से शादी करके वह उन लोगों को छोड़कर चला गया। उस वक्त पारुल स्कूल में पढ़ रही थी और उसकी बहन और माँ को घर चलाने के लिए इस बंगले में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ जब इस घर में आए तो उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की और ईमानदारी से इस घर के सारे काम अच्छे से करने लगे। पिताजी की मौत के बाद हम दोनों बहनों को यह एहसास होता था कि माँ का सहारा बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। धीरे धीरे मेरी बहन को ये लगने लगा कि सिंघानिया साहब की नज़रें उन पर से कभी हटती ही नहीं हैं और उनकी नज़रों में मेरी बहन के लिए एक अजीब ही बात थी। वह हमेशा ये सब देखकर घबरा जाती थी और उनकी ये कोशिश रहती कि वह कम से कम उनके सामने जाया करे, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। और फिर जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। एक दिन सिंघानिया साहब ने उनसे कहा कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी छुपकर करेंगे। ये बात सुनकर मेरी बहन दंग रह गई थी।
क्योंकि वह जानती थी कि छुपकर शादी करने से किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। जब हम दुनिया वालों के सामने अपनी शादी करते हैं तभी हमें दुनिया इज्जत की नज़र से देखती है, क्योंकि कभी तो हमें लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मेरी बहन इस बात को समझ नहीं पाई और सिंघानिया साहब ने मेरी माँ से बात की कि वह मेरी बहन को अपनाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वह शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी और भोली भाली औरत थी जो दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी, और मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ इस बात के लिए राजी हो गई। सिंघानिया साहब ने मेरी बहन से शादी करके उन्हें शहर से बाहर एक मकान में रहने के लिए लेकर गए और वहीं पर रहने के लिए कहा। जब उन्होंने मेरी बहन से शादी भी की तो शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने 6 महीने के लिए मेरी बहन को उस घर में रखा, लेकिन फिर वह उन्हें इसी हवेली में वापस ले आए क्योंकि यहाँ पर एक नौकरानी की ज़रूरत थी। मेरी बहन नौकरानी बनकर इस घर में रहने लगी, लेकिन फिर जब वह गर्भवती हुई तो उसने साहब को बता दिया। उसके बाद से ही उनका स्वभाव मेरी बहन के प्रति बदलने लगा, उनकी दिलचस्पी उसमें कम होने लगी। हालांकि पहले वह मेरी बहन के पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखे थे। इस बात की शिकायत जब मेरी बहन ने उनसे की तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह चुप नहीं रही। उनका कहना था कि वह सिंघानिया साहब उनके पति थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। साहब ने उनसे कहा कि या तो वह चुप रहे, नहीं तो वह उन्हें तलाक दे देंगे। तलाक की धमकी के बावजूद भी मेरी बहन उनसे नहीं डरी, इसलिए एक दिन उन्होंने उसे तलाक दे डाला। वह एक तलाकशुदा औरत बनकर घर वापस लौट आई। उनसे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ उनसे उठाया ही नहीं जा रहा था। जमाने की नज़रों में भी वह बुरी तरह से गिर चुकी थी, और फिर हुआ ये कि उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया वह भी ऐसे हालातों में पैदा हुआ कि वह बच्चा बच नहीं पाया और इस दुनिया से चला गया। उनसे भी ये गम बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी इस दुनिया को छोड़ हम सबको अलविदा कह गई। कुछ महीनों बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने ठान लिया कि मैं राघव सिंघानिया से बदला लेकर ही रहूंगी, और मैं इस हवेली में बदला लेने के लिए नौकरानी बनकर आई, क्योंकि राघव अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे उसकी देखभाल के लिए कोई नौकरानी चाहिए थी। मेरे इंतकाम का एक बदला तो राघव सिंघानिया से कुदरत ने ही ले लिया। उसकी बीवी जल्द ही इस दुनिया से चली गई और वह अकेला इस दुनिया में रह गया। मैं जब भी उसके भाई को देखती तो मुझे उसकी ही झलक उसमें नजर आती, और मैं नहीं चाहती थी कि उसका भाई भी बड़ा होकर अपने भाई की तरह दूसरी औरतों की इज्जत को खराब करे। इसीलिए मैं उसको औरत ही बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह एक डरपोक इंसान बने, उसमें कभी भी बहादुरी ना आए, उसमें कभी इतनी जुर्रत ना हो कि वह किसी की इज्जत से खेल सके। मैडम जी, आप ही बताइए, मैंने आखिर क्या गलत किया? इसलिए मैं उसको चूड़ियाँ और जेवर लाकर देती ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। जब मैंने पारुल की पूरी बात सुनी तो अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिस वजह से वह डिप्रेशन का शिकार है और वह एक जहानी मरीज बन चुकी है। जाहिर सी बात है, आखिर ऐसा क्यों ना होता? उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ था। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ झेल लिया था और वह अकेली हो गई थी, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन खो चुका था। मैंने इस बात का जिक्र राघव से किए बिना ही पारुल का इलाज करवाना शुरू करवा दिया, क्योंकि उसके दिमाग की बीमारी के बारे में मैं अच्छे से समझ चुकी थी। राघव की गलती को सुधारने का जिम्मा मैंने अपने कंधे पर उठा लिया था। कुछ ही महीनों के बाद पारुल बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने एक अच्छे से घर में उसके लिए रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी। इधर मेरा देवर भी अब नॉर्मल हो गया था और मैं अपने पति राघव के साथ और अपने देवर के साथ ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।